हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत करता हूं डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। मैं अभिषेक कुमार आपके लिए इस वीडियो में कंप्लीट तरीके से कवर करने जा रहा हूं सीबीएसई द्वारा रिलीज किए हुए सैंपल पेपर 2023-2024 को। तो यस, हम लोग कर रहे हैं 2023-24 के सैंपल पेपर्स, जिसमें आप लोग यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बेसिक मैथमेटिक्स का जो कि कोड नंबर है आपका 241, उस सैंपल पेपर को देखने जा रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एडवांस लेवल वाला भी पेपर सॉल्व करूंगा। बने रहिए आप प्रॉपर तरीके से डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्लेटफॉर्म पे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। तो इस पेपर में सबसे पहले जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। हम उन इंस्ट्रक्शंस को पहले रीड कर लेते हैं कि हमें इस पेपर को सॉल्व करने के लिए टोटल 3 घंटे दिए जाते हैं। अब ये वीडियो 3 घंटे की नहीं रहने वाली, मैं छोटी वीडियो शूट करके आपको दे रहा हूं, जिसमें मैं सिर्फ सेक्शन ए यहां पर अभी कवर करूंगा और साथ में बी के कुछ क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए और बी हम दोनों इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करेंगे। तो 3 घंटे आपको अलॉट किए गए हैं। आपको पहले तो इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अगर आप देखें तो 80 मार्क का ये पेपर है और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए हुए हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शंस पढ़ने ज़रूरी हैं, क्योंकि आप पेपर सॉल्व करने से जो 5 मिनट पहले का आपको टाइम मिलता है, अगर आपने प्रॉपर पेपर के इन इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लिया तो आप अपने प्रॉपर प्लान को वहाँ पे लागू कर सकते हैं। यस, किसी न किसी प्लान के साथ ही आपको ये 3 घंटे प्रॉपर तरीके से यूज़ करने पड़ेंगे। तो कौन सा सेक्शन कितने मार्क्स का है, कौन सा सेक्शन किस वैरायटी के क्वेश्चंस हैं, कहाँ पे मैं ज़्यादा मार्क्स को ग्रैब कर सकता हूँ, कम समय में किस पार्ट को पहले कवर कर सकता हूँ, तो ये चीज़ आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद बहुत क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे मैं देखूं तो पहले पॉइंट में हमें दिया हुआ है कि ये पूरा क्वेश्चन पेपर टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, ए बी सी डी एंड ई। अगेन सेक्शन ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, मतलब एमसीक्यू वैरायटी है। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, मतलब 20 मार्क तो आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करते ही आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगेन सेक्शन बी, जो कि यहाँ पे शॉर्ट आंसर वैरायटी, आपको ऐसे 1 टाइप के जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, मतलब एक शॉर्ट आंसर वैरायटी, एक शॉर्ट आंसर 2 वैरायटी, मतलब मार्क्स का अंतर है। 2 मार्क्स के जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो 5 आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। मतलब आपका ये वाला जो सेक्शन है, सेक्शन बी, ये 10 मार्क का आपका सेक्शन रहेगा। अब ये शॉर्ट आंसर वैरायटी क्वेश्चंस रहेंगे। सेक्शन सी भी शॉर्ट आंसर वैरायटी क्वेश्चंस हैं, बट यहां पे हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो 18 मार्क्स का ये सेक्शन हो रहा है, क्योंकि टोटल 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन। सेक्शन डी आप देखते हैं तो ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और टोटल 4 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, जो कि लॉन्ग आंसर वैरायटी है। अब देखिए, प्रॉपर अगर प्लानिंग होगी तो आप लॉन्ग आंसर टाइप वैरायटी को पहले सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम कंजप्शन होता है, मार्क्स भी ज़्यादा हैं। आप देखिए 4 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का, तो 20 मार्क का तो यही सेक्शन है आपका, सेक्शन डी। ठीक है, अगेन अगर मैं सेक्शन ई पे चलता हूं तो यहाँ पे जो हमें नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है वो है सेक्शन ई, जहाँ पे आपको 3 केस बेस्ड क्वेश्चन या पैसेज टाइप क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको हमने डिवाइड कैसे किया, उसके अंदर सब पार्ट्स हैं, टोटल 3 सब पार्ट हैं, 1 मार्क्स, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत क्लियर व्यू आपको यहां से मिल जाएगा कि 3 सोर्स्ड बेस्ड, केस बेस्ड एंड पैसेज बेस्ड इंटीग्रेटेड यूनिट्स ऑफ असेसमेंट, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, तो 12 मार्क्स का तो आपका यही सेक्शन हो गया। फिर आपको 7th पॉइंट में कहा है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। देखो, अटेम्प्ट जरूर करके आना। ठीक है, उससे होगा ये कि अगर टीचर आपका अटेम्प्ट भी नोटिस करती है तो कम से कम हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन का आंसर ना निकल पाए तो। ठीक है, तो अटेम्प्ट जरूर करके आना। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन नंबर 2 2 मार्क्स,
2 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स हैज बीन प्रोवाइडेड। अच्छा, इसके साथ में आप नोटिस करेंगे पूरे के पूरे पेपर के अंदर आपको इंटरनल चॉइसेस भी दी हैं। आप चाहे ये क्वेश्चन करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, चाहे ये करो, तो ऐसे भी कई क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइसेस देखने को मिलेंगी। तो और यहाँ पे जो वो आपको सिखाना चाह रहा है, आपको बताना चाह रहा है इंस्ट्रक्शंस में, वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि इस वर्ड को और को बहुत ध्यान से देखिएगा। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन 1 लिखा है, क्वेश्चन 1 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये भी आता होगा और यहाँ पे और लिखा होगा आपको ये भी आता होगा। अब बच्चा क्या करता है, एक्साइटमेंट के चक्कर में वो दोनों पार्ट्स को सॉल्व कर लेता है और यहाँ पे टाइम वेस्ट होता है। और जब तक वो लास्ट क्वेश्चन तक पहुँचते हैं बच्चे, पता चलता है कि साहब टाइम ही नहीं बचा। तो आप इतने भी एक्साइट मत हो जाना, है ना। आप पहले नोटिस करना कौन सा वाला पार्ट आप करेक्ट एकदम सही जवाब देना चाहते हैं, वो जवाब देना। और लगा है चाहे ये करो चाहे ये करो, दोनों मत करके आना, टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। और मार्क्स तो किसी एक ही क्वेश्चन का मिलना है। अगेन, ड्रॉ नीट फिगर्स वेयर एवर रिक्वायर्ड, टेक पाई इक्वल्स टू 22/7 वेयर एवर रिक्वायर्ड इफ नॉट स्टेटेड। इसका मतलब ये है 8th पॉइंट में कि जहां पे भी आपको पाई लगाने की जरूरत पड़ेगी तो पाई की वैल्यू आप 22/7 लेना। अगर क्वेश्चन में कुछ और नहीं बोली है, मतलब 3.14 अगर क्वेश्चन में नहीं बोला तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम 3.14 लेके करें कि 22/7 लेके करें, क्योंकि अंतर आ जाता है आंसर के अंदर, ठीक है। डेसिमल के बाद वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि इन्होंने आपको क्लियर व्यू दिया है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 लेके करना, अगर सवाल में 3.14 नहीं दिया तब। डन, चलिए चालू करते हैं। तो पहला सवाल यहाँ पर हम पिक कर लेते हैं। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटर्न एज, वो कह रहा है मेरे पास 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है। a को अगर मैं लिख सकता हूं x टू द पावर ऑफ 3y स्क्वायर और b को अगर मैं लिख सकता हूं xy क्यूब। डन। तो आप मुझे बताइए, अगर ये x और y प्राइम नंबर्स हैं तो इस a और b का HCF क्या होगा? HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डन। तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर मैं देखूं और a को अगर मैं ये लिख सकता हूं प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, तो ये हमें ये बोलना चाह रहा है कि x टू द पावर ऑफ 3 मल्टीप्लाइड विथ y स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि x 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, y 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है। लिख लेते, x 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, x इंटू x इंटू x इंटू y इंटू y। ऐसे ही लिख सकते हैं हम a की वैल्यू को। अच्छा, b की वैल्यू को ये हमें बोलना चाह रहा है कि x एक प्राइम नंबर दूसरे प्राइम नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बट y की पावर में 3 है। दैट मीन्स x एक ही बार है जबकि y 3 बार है। डन। अब ये हमसे क्लियरली बोलने चाह रहा है कि आप बताइए, अगर आपके सामने प्राइम फैक्टर्स लिखे हैं तो HCF क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो मैं कहूंगा एक x यहां है, एक x यहां है, 2 y's यहां पर हैं और 2 y's यहां पर हैं। तो हम यहां पर कहेंगे कि HCF अगर पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन एक x और 2 y हमें दिख रहे हैं। मेरा जवाब यहां पर हो जाएगा सिंगल x और 2 y। दैट मीन्स XY स्क्वायर के ऑप्शन पे मैं टिक करूंगा और आगे मूव करूंगा। देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर एक, मतलब है 1 मार्क्स का, कई बच्चे इसको देखते ही जवाब दे देंगे, कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पूछा गया है, कैसे सॉल्व हुआ, कैसे ऑप्शन आया। तो मैं हर एक स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डन। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा 10th क्लास स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सैम्पल पेपर CBSE ने खुद रिलीज़ किया है, ठीक है।
जो आपने मेरे पहले के सैंपल पेपर्स देखे हैं, जो हमने डीएससी ने दिए थे, वो आप एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में देख सकते हैं। तो एक बुकलेट हमारे द्वारा भी प्रोवाइड की गई है, एक सीबीएसई खुद आपको दे रही है। तो मैं कहूँगा ये सारे क्वेश्चंस अगर आप लगाते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए। एनुअल आपके सर पे हैं वैसे भी। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन हमने दिया बी ऑप्शन। डन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेक्शन ए के अंदर हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, शुरुआत के 20 क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं, तो एमसीक्यू पार्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब कई स्टूडेंट्स को वर्ड कंपोजिट का मतलब नहीं पता होता, तो मैं कहूँगा देखिए चैप्टर नंबर सिस्टम जो आपका पहला चैप्टर था ना, वो बहुत अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहाँ से हाफ मार्क्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन डेफिनेटली इस तरीके के आ सकते हैं। कंपोजिट नंबर बेसिकली दोज नंबर्स, वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स 1 और खुद से ज़्यादा होते हैं। मतलब ऐसे नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। ठीक है, तो दोज नंबर्स विच हैव मोर फैक्टर्स, विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। मतलब जैसे कि अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि उसके 2 ही फैक्टर हैं, 1 एंड वो खुद। ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब यहां पे हमसे कहा है कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर, तो यहां पे लिख देते हैं स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा 2 डिजिट का, 2D लिख दिया मैंने। ठीक है, सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर अगर मैं नोटिस करूं तो वो 10 है। 2 डिजिट है और कंपोजिट है। आप 10 के केस में देखना, यहां पे 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका फैक्टर है, 10 खुद अपना फैक्टर है। तो यहां पे मैं कहूंगा क्योंकि 10 एक सबसे छोटा 2 डिजिट का कंपोजिट नंबर है, तो इन्होंने यही स्टेटमेंट बोला था। ठीक है, दूसरा इन्होंने कहा हमसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटा अगर कंपोजिट नंबर देखूं, अब सबसे छोटा कंपोजिट नंबर अगर मैं देखूं तो सिंगल डिजिट का होता है 4। ठीक है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर यहां पर होगा 4। डन। अभी हम 10 और 4 का अगर एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम इन्होंने बोला है ऑफ 4 एंड 10, तो 4 के केस में 2 इंटू 2 इज 4, 10 के केस में हम कहेंगे 2 इंटू 5 इज 10। एलसीएम बोला है तो ये आ जाएगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 5, दैट मीन्स यहां पर 20 आपका एलसीएम आएगा। एलसीएम ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इज 20। डन। ऑप्शंस में आता हूं तो ऑप्शंस में सी ऑप्शन को मैं मार्क करूंगा और आगे चलूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इफ x इक्वल टू 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर माइनस 2kx -6 इक्वल टू 0, हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है। हमसे बोला है x इक्वल टू 3 अगर है, मतलब इस इक्वेशन का अगर एक रूट 3 है तो k की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो मैं कहूंगा सब्सटीट्यूट दिस वैल्यू इन द गिवन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2k इंटू 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल टू 0। 9 माइनस 6 इज 3, 3 माइनस 6k इक्वल टू 0। ये माइनस 6k उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, 6k इक्वल टू 3, k की वैल्यू यहां पर आएगी 3/6। अब 3/6 का क्या मतलब है, इसका मतलब है 1/2, तो k की वैल्यू यहां पर 1/2 होगी। मैं बी ऑप्शन पे टिक करूंगा और आगे चलूंगा। इतना आसान है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द पेयर ऑफ इक्वेशन y इक्वल टू 0। आप देखिएगा एक इक्वेशन दी है y इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन दी है y इक्वल टू -7। हैज, इस तरह की इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो यहां पर अगर मैं देखूं, आप अगर ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो y इक्वल टू 0, y 0 दिया है बट x का कोई वैल्यू तुम्हें यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं इसकी लाइन ड्रॉ करता हूँ y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -7, तो यहाँ पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगी, ठीक है। यहाँ पर आपको x का मतलब एब्सिसा की वैल्यू नहीं दी है, आपको ऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी है, तो ये दोनों लाइंस का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा जवाब होगा डी ऑप्शन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वैल्यू ऑफ k फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। अब आप देखो ये वर्ड हमें दिया है इक्वल रूट्स, और 10th क्लास के स्टूडेंट को पता है ये चीज, और पता होनी चाहिए कि जब वर्ड इक्वल रूट्स लिखे होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाती है। अब डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली हम बोलते हैं -b, तो यहाँ पे बेसिकली डिस्क्रिमिनेंट हम बोलते हैं b² -4ac को, ठीक है। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है। ये जो इक्वेशन मुझे दी है, अगर इसको मैं जनरल इक्वेशन के साथ यहाँ पर 2 मिनट के लिए थोड़ा सा कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि मुझे a की वैल्यू 2 दी है, b की वैल्यू -k दी है, और c की वैल्यू सिर्फ k दी है, यही दी है। इन वैल्यूज को अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करता हूँ तो b² मीन्स -k का होल स्क्वायर -4 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ k इक्वल टू 0, यही होगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो -k² इज k², ठीक है। अगेन -2 इंटू 4 इज 8, तो -8k इक्वल टू 0, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो k² की वैल्यू यहां पर आएगी 8k, क्योंकि -8k उधर चला जाएगा। और अगर आपको सिर्फ k की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे k की वैल्यू 8 आ रही है, तो मैं कहूँगा k इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि इधर वाला k का रिलेशन इस 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन है। ये k इधर जाएगा, एक k से ये k कट गया, तो k इक्वल्स टू 8, ये आपका जवाब आएगा। इन्होंने यही आपसे बोला था कि अगर इसके इक्वल रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो वैल्यू ऑफ k बताइए, और वैल्यू ऑफ k यहां पर हमारी आएगी सिर्फ 8 ओनली। डन। चलिए सेक्शन ए में हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3,5 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट्स। तो ये बोल रहा है यहां पर अगर इस पॉइंट को आप प्लॉट करते हैं 3,5, तो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ये रहा 3, और 1 2 3 4 5। तो यहां पे देखिए 3,5 को अगर मैं प्लॉट करता हूं तो 3,5, ये पॉइंट इधर कहीं आएगा। इस पॉइंट का डिस्टेंस x एक्सिस अगर k यूनिट है, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये जो पॉइंट है मैं बोलता हूं ये पॉइंट A है जिसका कोऑर्डिनेट 3,5 दिया था। अगर इसकी दूरी x एक्सिस से k यूनिट्स है तो बताइए k की क्या वैल्यू होगी। हमेशा याद रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो आप कहेंगे द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस इज इट्स द वैल्यू ऑफ व्हाट y, मतलब k यहां पे 5 के बराबर होगा, ऑर्डिनेट के बराबर होगा, k की वैल्यू यहां पर होगी 5 यूनिट्स। तो मेरा जवाब यहां पर होगा सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। 2 वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, एक मिल रही है अभी जहाँ पे मैं सेक्शन ए और बी को कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 7 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है,
इफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR मैं अगर साइड्स का रेशियो इस तरीके से लिखता हूं, किस तरीके से कि AB अपॉन QR इज इक्वल्स टू BC अपॉन PR इज इक्वल्स टू CA अपॉन PQ। तो सिमिलैरिटी दोनों ट्राइंगल्स, कौन से दो ट्राइंगल्स हैं जो कि सिमिलर होंगे? ये रेशियो साइड का हम तभी लिख सकते हैं जब एक वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स को करस्पॉन्ड करे, पहली बार। ठीक है, हमने ये चीज पढ़ी है 10th क्लास में कि ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी कैसे बताते हैं। तो कौन से दो ट्राइंगल्स हैं जो सिमिलर हैं? अगर इस तरह का रेशियो आप देखते हैं साइड्स का, तो देखिए ए करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, ए करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, बी करस्पॉन्ड कर रहा है आर को। ठीक है, और यहां पर मैं कहूंगा कि सी करस्पॉन्ड कर रहा है किसको? अगर मैं लास्ट पार्ट देखूं तो सी करस्पॉन्ड कर रहा है पी को, सी करस्पॉन्ड कर रहा है पी को। ठीक है, इसके अगर पहले ऑप्शन में मैं आता हूं तो देखिएगा ट्राइंगल PQR, तो ट्राइंगल PQR ये मैं ट्राइंगल बना देता हूं और ट्राइंगल का नाम लिख देता हूं PQR। ये ट्राइंगल किसके सिमिलर होना चाहिए? तो PQR यहां पर P क्योंकि करस्पॉन्ड कर रहा है C को, तो यहां पर मैं कहता हूं P करस्पॉन्ड कर रहा है C को, R करस्पॉन्ड कर रहा है B को, और यहां पे Q करस्पॉन्ड कर रहा है A को। तो अगर आप PQR बोल रहे हैं तो आपको यहां पर PQR बोल रहे हैं ना, PQR बोल रहे हैं तो CAB बोलना पड़ेगा। देखिएगा, यस, पहला ही ऑप्शन मुझे जवाब में मिल गया, तो मैं कहूंगा PQR इज सिमिलर टू CAB। ठीक है, आप देखिए आप कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर आपने बोला। PQR आप बस पहला पार्ट पकड़ेंगे, आप दूसरा भी ट्राई करिए। देखिए ट्राइंगल CBA अगर मैं ट्राई करता हूं तो CBA क्या यहां पे PRQ को कर रहा है? तो यहां PRQ होना चाहिए था, बट ये PQR है। ठीक है, ये गलत है। तो इस तरीके से आपको चेक करना होता है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्राइंगल्स? सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। और कई बच्चे जल्दबाजी में टिक करके आते हैं। 9th क्लास में आपने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। ठीक है, 10th क्लास में आप पढ़ते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। आपको ये चीज पढ़ाया जाता है सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अंदर कि AA भी यूज होता है, SAS भी यूज होता है, लेकिन जब आप 9th क्लास में थे आपको सिखाया गया था AAA यूज नहीं होता। कहां यूज नहीं होता? AAA यूज नहीं होता जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी होती है, लेकिन सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के अंदर हम AAA भी यूज करते हैं। तो यहां पर AAA क्राइटेरियन भी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन में काउंट होता है, बट RHS इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, इट इज अ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन। आपको हर चीज ये क्लियर होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। मेरा आंसर यहां पर होगा डी ऑप्शन। क्या है? यहां पे मैं जवाब दूंगा आपको डी ऑप्शन। तो ये है आपका डी ऑप्शन, RHS इज नॉट अ सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इस फिगर में TP एंड TQ दो टेंजेंट्स हैं एक सर्कल के लिए जिसका सेंटर O है। तो मुझे एक सर्कल दिया है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। मुझे बोला है TP और TQ दोनों के दोनों टेंजेंट्स हैं सेम पॉइंट पे। ठीक है, तो TP TQ ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, तो ये दोनों टेंजेंट्स हैं। ठीक है, मुझसे क्या पूछा है? इफ सो द ट्राइंगल POQ इज 110 डिग्री। ये जो एंगल है POQ अगर 110 डिग्री का है तो आप मुझे बताइए एंगल PTQ क्या होगा? आप मुझे PTQ की वैल्यू बताइए। PTQ मतलब ये वाला एंगल बताइए क्या होगा। आसान है, मैं कहूंगा आपको यहां पे क्वाड्रिलेटरल बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, मुझे दिख रहा है OPTQ, ये क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है। इसके अंदर अगर मैं ध्यान से देखूं तो एंगल O, ठीक है, एंगल O
को जब मैं ऐड करूंगा एंगल P से, जब मैं ऐड करूंगा एंगल T से, जब मैं ऐड करूंगा एंगल Q से, तो ये 360 डिग्री होना चाहिए, 360 डिग्री आंसर आना चाहिए। यहां पे मुझे पता है OP इज रेडियस एंड रेडियस टू द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहां पे मैं कहूंगा ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो यहां पे हम कहेंगे 110 प्लस 90 प्लस 90 प्लस एंगल PTQ, जो एंगल Q आपसे पूछा था, ये 360 डिग्री। इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए, आपके पास एंगल PTQ निकल के आएगा। देखिएगा 110 प्लस 90 इज 200 एंड 290, तो 290 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल्स टू 360। अच्छा, एंगल PTQ की वैल्यू 360 माइनस 290 हो जाएगी, और यहां पर मैं कहूंगा कि 60 और 90, तो 360 में से 290, 300 में से 290 गए तो 10 बचे, 10 और 60 70, तो मैं कहूंगा 70 डिग्री। ये जो एंगल है ये 70 डिग्री का आएगा, 70। ऑप्शन में आता हूं तो मुझे ऑप्शन बी यहां पर नजर आ रहा है। सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 9 आंसर बी। कैसे आया, पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया। चलिए मूव करते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर cos A की वैल्यू 4/5 है, अगर cos A की वैल्यू 4/5 है, तो आप बताइए tan A की वैल्यू क्या होगी। तो हमें पता है tan A का जो रेशियो होता है वो होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। अगर मैं cos A में आता हूं तो इसका जो रेशियो बनता है वो आपका बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों रेशियोज को कंपेयर करूं तो बेस मुझे 4 दिया है और हाइपोटेन्यूज मुझे यहां पर मैं कहूंगा कि 5 दिया है। और इस रेशियो में अगर मैं आता हूं तो यहां पे मुझे परपेंडिकुलर नहीं पता, बट बेस मुझे पता है, बेस 4 होना चाहिए। ऑप्शन में आता हूं तो ऑप्शन में ऐसा रेशियो जिसके डिनोमिनेटर में 4 है वो मेरा आंसर है, तो मैंने डायरेक्टली आंसर दे दिया बी। सर फाइंड करना सिखाओ, चलो फाइंड करना सीख लो। यहां पे देखना, जब भी आप ट्रिग्नो पढ़ते हो तो राइट ट्रायंगल से कंसेप्ट चालू किया जाता है। राइट ट्रायंगल बेसिक इसका आधार है, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है, ये आपका बेस कहलाता है, ये आपका परपेंडिकुलर कहलाता है। यहाँ पे आपको बेस की वैल्यू दी है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू दी है। दैट मीन्स 5 स्क्वायर में से आप जब 4 स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर मिलेगा। पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है। आप 5 स्क्वायर दैट इज 25 में से 16 को माइनस कर दीजिए तो आपको 9 मिलेगा। दैट मीन्स परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू 9 आएगी, और परपेंडिकुलर यहां पर आपको 3 मिलेगा, तो परपेंडिकुलर 3 आ गया। इसी वैल्यू को अगर मैं यहां डाल दूं परपेंडिकुलर की जगह पे तो 3/4, ये tan A की वैल्यू आपको निकल के यहां पे मिल जाएगी। इसलिए मैंने ऑप्शन बी आपको जवाब दिया। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे सेक्शन ए में एमसीक्यू पार्ट के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। मूव करते हैं एमसीक्यू के 11th क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है। इफ द हाइट ऑफ द टॉवर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ इट्स शेडो देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज। क्या बोला है? आपको बोला है टॉवर की जो हाइट है वो इक्वल है शेडो की लेंथ के बराबर, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों इक्वल हैं। मतलब यहां पर अगर मैं ऐसे समझाऊं कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये शेडो बनेगी ना, इस चीज की शेडो यहां बनेगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस पे अगर मैं जाता हूं तो परपेंडिकुलर बेस दोनों इक्वल हैं, रेशियो 1/1 आएगा, मतलब 1 आएगा। और यहां पे tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री होगा, मतलब कि बी ऑप्शन। मूव करिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको देखिए क्या कह रहा है। 1 - cos² A इज इक्वल टू वॉट।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की अगर मैं बात करूं तो ये इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए का। कैसे? तो भाई सिंपल है, जो हमें पता है वो ये है कि साइन स्क्वायर ए और प्लस कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर 1 के बराबर होता है। तो ये कॉस स्क्वायर ए अगर इधर गया तो इसका मतलब क्या, यही हुआ कि साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर है। और क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए पूछा है किसके बराबर होगा, तो मैं कहूँगा वो साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। तो यहाँ पे मेरा आंसर आएगा डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर, देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो। द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखो ये क्या बोल रहा है, ये एक सर्कल है, इसका जो रेडियस है, ठीक है, वो इक्वल है स्क्वायर के साइड के। मतलब स्क्वायर का साइड अगर मैं ले लूँ यहाँ पर, स्क्वायर एक ऐसा फिगर, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो ए एंड ए। ये बोल रहा है कि कंडीशन ये दी है कि इफ रेडियस इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब आर की जो भी वैल्यू, मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी स्क्वायर की हर एक साइड 5 सेंटीमीटर की है। तो यहाँ पर रेडियस इज इक्वल्स टू आर लिखा है। इन्होंने बोला है देयर पेरीमीटर्स आर इन द रेशियो। तो इस केस में अगर मैं पेरीमीटर पे जाता हूँ, दैट मीन्स मैं सरकमफ्रेंस पे जा रहा हूँ। तो सरकमफ्रेंस यहाँ पर फॉर्मूला हमें पता है कि वो होता है 2 पाई आर। डन। इधर अगर मैं आता हूँ स्क्वायर के पेरीमीटर पे, तो इसका फॉर्मूला होता है 4a। डन। अभी मुझे रेशियो देना है, किसका रेशियो देना है? बात की गई है सर्कल की विथ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, पहले सर्कल की बात की गई, आप इस चीज को नोटिस करना। द रेडियस ऑफ द सर्कल की बात पहले बात की गई है, और उसके बाद बात की गई है द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो मैं यहां पर कहूंगा कि ये हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन 4a। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो मुझे इन्होंने बोला कि रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू साइड ऑफ द स्क्वायर। आर और ए दोनों इक्वल हैं, तो यहाँ पे ये रेशियो देखिए क्या निकल के आया। मैं कहूँगा जब आर को ए से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, और 2 से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 4 को 2 टाइम्स। तो दैट मीन्स मेरे पास जो रेशियो निकल के आया वो पाई बाई 2 आया। ऑप्शन में जब मैं आता हूँ तो मुझे एक ऑप्शन पाई इज टू 2 दिख भी रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो जवाब होगा वो आपका होगा पाई इज टू 2। डन। इस तरीके से हमें इसको करना था सॉल्व। चलिए पाई के टर्म्स में, हमने पाई के टर्म्स में जवाब दे दिया कि 1:1 तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम पाई के टर्म्स में अगर जवाब देना चाह रहे हैं तो पाई बाई 2 मेरा जवाब है। यहाँ पे ये रेशियो निकल के आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर था सी ऑप्शन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? द एरिया ऑफ द सर्कल इज दिस, द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी व्हाट? तो 10th क्लास स्टूडेंट्स, ये तो आपका मतलब मैं कहूँगा 7th 8th क्लास के लेवल का क्वेश्चन दे दिया कि अगर सर्कल का एरिया 154 है तो सर्कल में एक आर होता है, सेंटर ओ अगर मैं ले लूँ, ऐसा कोई सर्कल मुझे दिया है, उसका अगर मुझे एरिया दिया है, दैट मीन्स मुझे एरिया का फॉर्मूला क्लियर है, पाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू उन्होंने दे दी है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप बताइए सर्कल का रेडियस क्या होगा? दैट मीन्स आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर होगी 154 अपॉन पाई। अब देखो अगर ऑप्शंस में आते हो तो यहाँ पे वैल्यू है, तो पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी। और तुम इंस्ट्रक्शंस में जाते हो पेपर की शुरुआत में, तो वहाँ बोला है जहाँ भी पाई के बारे में कुछ नहीं दिया और पाई अगर डालना पड़ रहा है तो आप 22/7 डालेंगे। तो 154 के नीचे अगर मैं 22/7 करता हूँ तो ये 7/22 इसके सामने आ जाएगा, और 22 से ये 154 कैंसिल आउट होगा 7 टाइम्स। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पर आएगी 49। दैट मीन्स रेडियस यहां पे निकल के आएगा 7 सेंटीमीटर। मैं अगर ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो रेडियस मेरा आया है ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 14 में 7 सेंटीमीटर का। क्लियर है? चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है?
When a dice is thrown once, जब किसी डाइस को एक बार फेंका गया, एक बार, तो डाइस में क्योंकि 6 फेसेस होते हैं तो टोटल 6 इवेंट्स बन सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 2 हो सकते हैं, वो 6 हो सकते हैं। इन्होंने बोला व्हेन अ डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, probability of getting an event which is an even number less than 4, एक ऐसा इवन नंबर जो कि छोटा है किससे, 4 से, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो मैं कहूंगा कि टोटल 6 फेसेस होती हैं, हर एक फेस पे अलग अलग नंबर लिखा होता है, ठीक है। 4 से छोटा नंबर 1, 2 एंड 3 है, इसके अंदर जो इवन नंबर है वो 2 है, ठीक है। 2 मतलब एक ही ऐसा इवेंट है, तो मैं यहां पे कहूंगा अगर डाइस को एक बार थ्रो किया गया तो जो प्रोबेबिलिटी उन्होंने मांगी है वो 1, ठीक है, मतलब एक ही बार 2 आ सकता है, ऐसी प्रोबेबिलिटी एक ही बार हो सकती है। तो 1 बाय आउट ऑफ 6, आउट ऑफ 4 नहीं, आउट ऑफ 6, कई बच्चे यहाँ पे आउट ऑफ 4 कर देते हैं, 4 नहीं है 6 होगा, तो इसका आंसर 1/6 होगा, दैट मीन्स डी ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए मूव करिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये वर्ड मॉडल क्लास हम लोग बेसिकली उसको कहते हैं ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी है। तो मॉडल क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा दी है 10, 15, 12, 20 एंड 9, तो 20 फ्रीक्वेंसी मुझे ज्यादा दिख रही है। मॉडल क्लास मैं 15 to 20 को बोलूंगा, 15 to 20 मॉडल क्लास है। क्वेश्चन में पूछा है द लोअर लिमिट, तो 15 जो है वो LCL है, इस पर्टिकुलर क्लास की जो लिमिट है, लोअर लिमिट है वो 15 है, और इस क्लास की जो अपर क्लास लिमिट है वो 20 है। तो उन्होंने लोअर क्लास लिमिट के बारे में पूछा, मेरा जवाब यहाँ पे होगा 15, मतलब ए ऑप्शन। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। अब रेक्टेंगल बोला है तो मतलब लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगा। डन। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर 40 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर, लेंथ में ले लेता हूँ 40 और ब्रेथ में ले लेता हूँ 22, तो 22 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। डन। इज रोल टू फॉर्म अ होलो सिलेंडर, इसको रोल किया गया एक सिलेंडर बनाने के लिए, ठीक है। फॉर्म अ होलो सिलेंडर ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर, उस सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? तो पेपर एक्चुअल में ऐसे ना रखते हुए तुम्हें लंबाई में रखना है। रेक्टेंगुलर पेपर कुछ ऐसा दिया है तुम्हें, इस सिलेंडर की जो हाइट होगी अगर आप रोल करोगे तो रोल जो होगा लेंथ 40 सेंटीमीटर है ना, तो जो सिलेंडर तुम्हें मिलेगा उसकी हाइट 40 सेंटीमीटर की होगी। हाइट अगर 40 सेंटीमीटर है, मैं डायग्राम बना देता हूं आपके लिए, ये हाइट 40 सेंटीमीटर है, तो यहां पर जो बेस है 22 सेंटीमीटर वो गोल घूम जाएगा। गोल घूमेगा मतलब वो सरकमफ्रेंस बन जाएगा। तो आपको बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपको बेस का सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, यहां से रेडियस निकलेगा इस सिलेंडर का, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस वो 22 सेंटीमीटर है। कई बच्चे यहां गलतियां करके आते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सिलेंडर विल बी व्हाट, तो सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस दिया है। बच्चे इसको जल्दबाजी में 22 मार्क करके आते हैं और ऑप्शन में भी उनको कहीं ना कहीं 22 दे देती है टीचर जानबूझ के, ठीक है। यहां पे देखना सरकमफ्रेंस ऑफ बेस है 2πr, इसकी वैल्यू आपको 22 दी है, मतलब πr की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 11 होगी और r की जो वैल्यू है वो यहाँ पे 11/π होगी। अब पाई की वैल्यू क्योंकि 22/7 लेना है तो रेडियस हो जाएगा 11 × 7/22, दैट इज 11 से जब 22 कटा तो 7/2 ये रेडियस आएगा इस सिलेंडर के लिए। क्या आएगा? 7/2।
अब 7/2 ऑप्शन में नहीं है, बट डेसिमल में 3.5 दिख रहा है, तो मैं 2 से जब 7 को कट कर रहा हूं तब जाके रेडियस मेरा 3.5 आ रहा है। तो रेडियस मेरा यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर होगा। तो मेरा आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मीडियन क्लास इज व्हाट? मीडियन क्लास, अभी आपने पीछे मॉडल क्लास देखी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है, तो ये 15 है, इसको मॉडल क्लास कहेंगे, ठीक है। अब मीडियन निकालने का एक तरीका आपने और सीखा है कि सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है, ऐसे भी देख सकते हैं। चलो वैसे ही देखते हैं। यहाँ पे मैं कहूँगा 12 और 10, यहाँ पे टोटल अगर आप फ्रीक्वेंसी देखें, फ्रीक्वेंसी का टोटल देखें तो समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे क्या आ रहा है? तो 22 + 5 इज 27, 37 और 3 40, और यहाँ पे 45 एक आया, तो 46 और 56, समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज इज 56। अगर इसको मैं 56 को 2 से डिवाइड करता हूँ, आप देखना, अगर मैं 56 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो जो मिडिल ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है, मतलब 2 निकलनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। हम एक हिंट ले सकते हैं, वो हो जाएगा 2 × 2 4, 4 × 2 इज 8, 16, 28 के आसपास मिडिल वैल्यू आएगी। 22 का सम तो यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे कहीं 28 आएगा क्योंकि 15 और ऑब्जर्वेशंस हैं जो इस क्लास के अंदर लाई कर रही हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि 12 to 18 वुड बी अ मिडिल क्लास, मीडियन क्लास, ठीक है। इसके अंदर मिडिल वैल्यू कहीं ना कहीं लाई करेगी 12 से 18, तो 12 से 18 मतलब बी ऑप्शन आपका जवाब है। द मीडियन क्लास वुड बी 12 to 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाइए। ये असर्शन रीजन वेराइटी क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 19 भी है, क्वेश्चन नंबर 20 भी है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत ईजी दिया होगा। देखिएगा, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन वाई एक्सिस, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा जो एब्सिसा दिया है वो 0 दिया है, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई मूवमेंट नहीं है, तो कॉमन सी बात है, ऑर्डिनेट की वैल्यू दी है तो वो वाई एक्सिस पे ही लाई होगा, तो 0,4 मैं ये मार्क कर देता हूँ, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे लाई हो रहा है, एकदम सही असर्शन दिया है। इसके पीछे रीजन, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0। x coordinate, the x coordinate of a point on y axis is 0, एकदम सही दिया है। y axis के ऊपर x का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो यहां पे मैं कहूंगा assertion भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ऑप्शंस की तरफ जाता हूं तो यहां पर both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation for assertion A। क्या ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? तो मैं कहूँगा यस। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैं आंसर ए को ही पहले मार्क करूँगा क्योंकि दोनों ट्रू हैं और रीजन सही एक्सप्लेनेशन है assertion के लिए, ठीक है। बी ऑप्शन मुझे दिया था, बोथ assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation of assertion। नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। assertion is true but reason is false, नहीं। assertion is false but reason is true, नहीं। तो ये दोनों तो डायरेक्टली दिख रहे हैं, कैंसिल आउट। जब इन दोनों को देख रहा हूं तो रीजन सही दिया है assertion को समझाने के लिए, तो मैं कहूंगा आंसर ए है क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5। ये कह रहा है कोई भी 2 नंबर्स हैं जिनका HCF क्या है, 5 है, ठीक है। एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। अच्छा, उनका जो प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट? द HCF ऑफ 2 नंबर्स इज 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 150। उन्हीं 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, वो 150 है। तो आप बताइए इनका LCM 40 होगा क्या? LCM 40 होगा, तो हमें चेक करना है क्या LCM 40 होगा। चेक कर लेते हैं, कोई 2 नंबर ले लेते हैं, कोई 2 नंबर का HCF और कोई 2 नंबर का LCM, ठीक है। उन दोनों का प्रोडक्ट 150 दिया, तो मुझे एक चीज पता है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो आपको दिया हुआ है।
प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है, प्रोडक्ट, ठीक है। तो आप यहां पर अगर देखें HCF 5 दिया है, तो 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं कि 150 आएगा, तो वो LCM होगा। तो HCF में LCM मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो 150 आएगा। तो 5 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 30 को, तो 5 × 3 इज 15, 150। यहां पे मैं कहूंगा LCM 30 होना चाहिए था, इन्होंने 40 लिखा है, गलत दिया है। दैट मीन्स एसर्शन मुझे रॉन्ग दिया है, एसर्शन फॉल्स है। इस केस में एसर्शन मुझे फॉल्स दिया है। तो इन 4 ऑप्शन में एसर्शन इज फॉल्स, ऐसा और कहीं नहीं बोला है। देखो इन दोनों में बोला है बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, गलत। बोथ एसर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, गलत। एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, नहीं, एसर्शन ही फॉल्स है, ठीक है। रीजन ट्रू है कि नहीं है वो देख लेते हैं। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, HCF मल्टीप्लाइड विद LCM इज a × b। यस, मैंने भी वही किया है। तो यहां पे रीजन तो सही दिया है लेकिन एसर्शन ही गलत दिया है। तो मैं कहूंगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर है डी ऑप्शन। इस प्रकार से आपने सेक्शन ए जो कि 20 मार्क का था, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, वो आपने 20 क्वेश्चन खत्म कर लिए। मूव करते हैं, 5 और क्वेश्चन हैं जो कि सेक्शन बी में आपको दिए हुए हैं, 2-2 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो हम उसकी तरफ मूव करते हैं, सेक्शन बी पे आ जाते हैं। सेक्शन बी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो आपको दिया था, फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जब हमें ये चेक करना है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तो यहां पे देखिए 2 इक्वेशन दी हैं, इन दोनों को आप कंपेयर करिए जनरल फॉर्म के साथ, और आपको यहां पे रूल पता होना चाहिए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के लिए। चलिए देखिए मैं लिखता हूं यहां पे, सॉल्यूशन से हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या गिवन है, तो गिवन इक्वेशंस की अगर तरफ मैं जाता हूं तो गिवन में मुझे 2 इक्वेशंस हैं। पहली दी है 3x + 2y = 8 और दूसरी मुझे दी है 6x - 4y = 9, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, इसके लिए मैंने अभी जैसे बताया कि जनरल फॉर्म से इसको आप थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। तो पहली इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 3x + 2y - 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 6x - 4y - 9 = 0। दैट मीन्स a1 की वैल्यू मुझे 3 दी है और a2 की वैल्यू मुझे 6 दी है। ऐसे ही b1 की वैल्यू मुझे 2 दी है, b2 की वैल्यू मुझे -4 दी है। ऐसे c1 की वैल्यू मुझे -8 दी है और c2 की वैल्यू मुझे -9 दी है। अगर मैं इसमें रेशियो बनाऊं, क्योंकि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट बताने के लिए रेशियोज पहले निकालने ज़रूरी हैं, तो मैं कहूँगा a1/a2 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 3/6, दैट इज 1/2, डन। और b1/b2 पे अगर मैं जाता हूं तो ये आ जाएगा हमारा 2/-4, दैट इज -1/2। समझ ये आया कि a1/a2 नॉट इक्वल्स टू यहाँ पे b1/b2 है। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों रेशियोज इक्वल नहीं है तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट मेरा जवाब होगा। मैं कहूँगा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आप बोलेंगे द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, 2-2 मार्क्स के सवाल है ये। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB इज पैरेलल टू CD। अब आपको क्या करना है, जब भी इस तरह के सवाल आए तो आपको ड्राइंग बना के ज़रूर आना है, क्योंकि ड्राइंग दी है तो ड्राइंग बनानी है। अभी मैं नहीं बना रहा क्योंकि मेरे सामने ड्राइंग दिख रही है, ठीक है। तो सॉल्यूशन में इन्होंने बोला है गिवन पार्ट में क्या कि एक ट्रेपीजियम है, कौन, ABCD। तो ABCD इज ट्रेपीजियम। दूसरा, जिसके अंदर AB पैरेलल है किसके, CD के। तो AB पैरेलल है CD के, और इन्होंने बोला है कि सेंटर से एक लाइन निकल रही है
EF जो कि इन दोनों के भी पैरेलल है। तो यहाँ पे हमें ये इस डायग्राम के अंदर दिया हुआ है कि ABCDEF पैरेलल है, ये भी गिवन है, और मुझे बोला है ABCD एक ट्रेपेजियम है। आपको क्या शो करना है? टू प्रूव, आपको ये प्रूव करना है रेशियो AE अपॉन ED इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। ठीक है, करते हैं प्रूफ इसको। देखिएगा, इसके लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, और ये ऑलरेडी आपने थ्योरम पढ़ी है ना। मैं बोलूँगा ज्वाइन कर दीजिए आप BD को, ज्वाइन द डायगोनल, तो ज्वाइन BD एज शोन। जैसे ही आप इसको करेंगे तो एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है BCD। BCD के अंदर आपको दो ट्रायंगल्स दिख रहे हैं। BF इस पॉइंट को आप ले लीजिए M, ठीक है। मैं कहूँगा मुझे एक यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है। इन ट्रायंगल BCD दो ट्रायंगल्स नजर आ रहे हैं, BFM और BCD। अगर मैं यहाँ पे रेशियो बनाने की तरफ जाऊं, क्योंकि इन्होंने बोला है BF अपॉन FC, तो ये दोनों ट्रायंगल्स के लिए ये वाला एंगल कॉमन एंगल है, हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये लाइन इस लाइन के पैरेलल दी है, तो यहाँ पे मैं एक रेशियो बना सकता हूँ। मैं देखो क्या लिख रहा हूँ, इन ट्रायंगल BCD, ठीक है, एंड ट्रायंगल BFM, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि एक साइड तो पैरेलल है और दूसरा कॉमन एंगल दिया है। तो मैं यहाँ पे ये रेशियो बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्योंकि सिमिलर हैं, तो BF अपॉन FC इज इक्वल्स टू BM अपॉन BM अपॉन MD, ऐसा बोल देते हैं, ठीक है, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। दूसरी चीज मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसे ही अगर ट्रायंगल आप ABD ले लेते हैं, ABD ट्रायंगल के अंदर, इन ABD ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल के अंदर D, क्योंकि अगेन EM पैरेलल है AB के, और यहाँ पर इन्होंने ये भी बोला था कि दिख रहा है कि एंगल D जो है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं यहाँ पे ये बोलूँगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मैं प्रूव कर सकता हूँ, इसलिए साइड का रेशियो यहाँ पे बनेगा DE अपॉन EA इज इक्वल्स टू DM अपॉन MB, बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अभी आप नोटिस करिएगा कि इस रेशियो को अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ, तो रिवर्स करने के कारण मैं यहाँ पे नोटिस करूँगा कि FC अपॉन BF इज इक्वल्स टू MD अपॉन BM, MB यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, ठीक है, BM लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि DM इज इक्वल्स टू, देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं इसको लिख रहा हूँ DM अपॉन MB लिख सकते हैं। तो एक ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करते हैं, दैट मीन्स अगर इस इक्वेशन को आप टिक की जगह मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 और इस इक्वेशन को अगर मैं 2 कर देता हूँ, तो ये वाली इक्वेशन अगर मैं बोलूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ ये सेकंड इक्वेशन है, और दोनों को अगर कंपेयर करूँ तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ FC अपॉन BF, जो मुझे प्रूफ करना था। देखो FC अपॉन BF इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ AE अपॉन DE ED, तो ये आ रहा है इक्वल। देखो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहे हैं, तो देखो DE अपॉन EA इज ऑल्सो इक्वल्स टू FC अपॉन BF, बोल सकते हैं। बट हमें क्या प्रूफ करना था, इसका अगेन उल्टा, तो उल्टा कर दो इन दोनों रेशियोज को, अगर आप उल्टा कर दोगे तो वही आ जाएगा AE अपॉन ED, ठीक है, इज इक्वल्स टू BF अपॉन FC। इसको रिवर्स कर दीजिए, तो यहाँ पे ये जो आपकी थर्ड इक्वेशन आई है बाय थर्ड,
ठीक है, आप इसका जब इन्वर्स करेंगे तो जो प्रूफ करना था वही आपको मिलेगा। 2 मार्क्स का सवाल है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22 भी आपने कर लिया है सॉल्व। ठीक है, इन्वर्स करके रिवर्स करके आप लिखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद हम मूव कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 के और पार्ट की तरफ। इस फिगर में मुझे गिवन है, क्या गिवन है कि AD की जो वैल्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, DB की जो वैल्यू है वो 9 सेंटीमीटर है, AE की जो वैल्यू है वो 8 सेंटीमीटर है और EC की जो वैल्यू है वो 12 सेंटीमीटर है। एंगल ADE यहां पर होगा 48 डिग्री जो कि गिवन है। आप फाइंड करिए, टू फाइंड। यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से समझाना पड़ेगा। आप ABC फाइंड करिए, ABC मतलब आप ये वाला एंगल फाइंड करिए। अभी एक काम हम ये कर सकते हैं कि जो गिवन है अगर उसको मैं चेक करूं तो AD अपॉन DB ये दोनों गिवन है, तो एक रेशियो बनाता हूं। देखो AD अपॉन DB की वैल्यू फाइंड कर रहा हूं मैं। AD अपॉन DB 6/9 आएगा और ये वैल्यू निकल के आएगी 3 2 टाइम्स 6 3 3 टाइम्स 9 मतलब 2/3 आ रही है। चेक किया। दूसरा AE अपॉन EC दिया हुआ है, तो अगर इस रेशियो को मैं बनाता हूं तो AE अपॉन EC ये रेशियो हमारा निकल के आएगा। AE की वैल्यू है 8 और इसकी वैल्यू है 12, मतलब 2 4 टाइम्स 8 2 6 टाइम्स 12, अगेन 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6, मतलब यहां पर मैं कहता हूं कि ये जो आपका आएगा ये भी 2/3 आएगा है ना। 4 2 टाइम्स 8 4 3 टाइम्स 6 4 4 कैंसिल आउट, ये भी 2/3 आ रहा है, ये भी 2/3 आ रहा है। दैट मीन्स जो रेशियो दिया है AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। हमने देखा कि साइड का रेशियो इक्वल है। अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर होंगे, तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल ADE, ठीक है, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बोल सकते हैं हम। ठीक है, अगर ये सिमिलर हैं ट्राइंगल ABC के तो यहां पर हम ये बोलेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ये एंगल 48 डिग्री है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये एंगल भी 48 डिग्री का होगा। तो जो उन्होंने पूछा देयरफॉर मैं कहूंगा एंगल ABC यहां पे 48 डिग्री का हमें मिलेगा, एंगल 48 डिग्री होगा। प्रूफ के साथ हमने दिया। डन। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A at distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. अच्छा, the length of a tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center of circle. ये सर्कल है, सर्कल के सेंटर से कितनी दूरी पे? The length of the tangent from a point A at a distance 5 centimeter, तो ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर मतलब रेडियस दिया है। ठीक है, एक टेंजेंट है, इस टेंजेंट की लेंथ इन्होंने बोली है कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो लेंथ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं, 4 सेंटीमीटर। डन। अभी ये क्या मांग रहा है हमसे? ये कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अच्छा नहीं, कुछ तो यहाँ पे हमने गलत किया है। रेडियस हमें निकालना है, हमें ये 5 नहीं दिया है। ठीक है, हमें क्या निकालना है? हमें रेडियस निकालना है। तो ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट A, अगर मैं इसको लेता हूँ, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का दिया है, सर्कल का सेंटर O दिया है। सेंटर से पॉइंट A जो कि 5 सेंटीमीटर पे है, उस पॉइंट A से जो टेंजेंट ड्रॉ की है सर्कल के लिए वो 4 सेंटीमीटर की है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर।
तो हमें जो टेंजेंट दिया है वो BA टेंजेंट दिया है, ये 5 सेंटीमीटर दूरी पे है पॉइंट A फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। आपसे ही कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मैं कहूँगा मुझे क्या गिवन है। गिवन पार्ट में ये मुझे बोल रहा है मुझे एक सर्कल गिवन है जिसका सेंटर O है, रेडियस R है। ठीक है, मुझे AB की लेंथ दी है 4 सेंटीमीटर, मुझे OA की लेंथ दी है 5 सेंटीमीटर। डन। अभी मुझे टू फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, दैट मीन्स मुझे R निकालना है। ये R निकालने के लिए मैं बोलूँगा कि आप एक काम करो, पाइथो थ्योरम लगा दो, राइट ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। तो सिंस यहाँ पे हम बोल रहे हैं सिंस OBA, सिंस एंगल OBA इज 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस टू द टेंजेंट इज ऑलवेज 90, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंगल OBA इज 90 डिग्री, देयरफॉर ट्रायंगल OBA is right triangle, is right triangle। और अगर ये right triangle है यूजिंग पाइथो थ्योरम, हम बोल सकते हैं यूजिंग पाइथो थ्योरम हम बोल सकते हैं हाइपोटेन्यूज स्क्वायर OA का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। कोई डाउट नहीं है यहाँ पर, सॉल्व कर दीजिए। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB, आपको निकालना है रेडियस, तो यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ R का स्क्वायर, R का स्क्वायर। डन। प्लस AB मतलब 4 का स्क्वायर। डन। 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू R स्क्वायर, तो R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे 9 आ रही है, दैट मीन्स रेडियस जो है वो 9 सेंटीमीटर आएगा, रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। ये आपका जवाब है। 2 मार्क्स का सवाल, क्वेश्चन नंबर 23 भी आपने कर लिया है सॉल्व। चलिए इसका और पार्ट देख लेते हैं, और है क्या? नहीं, क्वेश्चन नंबर 24 है जो कि ट्रिग्नो का पार्ट है। तो 2 क्वेश्चंस मैं और करवा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 इसी वीडियो में, सो दैट वीडियो लंबी ना हो। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में जो कि सैंपल पेपर नंबर हमारा मतलब सैंपल पेपर जो कि CBSE द्वारा रिलीज किया गया है 23-24 सैंपल पेपर, इसका सेक्शन A और B मैंने आपको दे दिया बेसिक मैथमेटिक्स का। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो ट्रिग्नो का क्वेश्चन है, सबसे पहले गिवन पार्ट लिखते हैं, यहां से चालू करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन लिख के हम बोल रहे हैं साइन स्क्वायर 60 डिग्री √3/2 होता है, हाँ ठीक है, प्लस 2 tan 45 डिग्री 1 होता है tan 45 डिग्री, माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, अगेन ये √3/2 होता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मुझे जैसा कि पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू ये होती है √3/2, ऐसे ही मुझे पता है tan 45 डिग्री की वैल्यू जो कि होती है 1, और cos 30 डिग्री को अगर मैं देखूँ तो ये इसी के बराबर होता है √3/2। ठीक है, अगर इन वैल्यूज़ को आप यहाँ डालते हो तो √3/2 का होल स्क्वायर में ऐड होगा 2 × 1 सब्ट्रैक्टेड विथ √3/2 का होल स्क्वायर। डन। इसको सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस 2 माइनस 3/4, और 3/4 माइनस 3/4 आंसर देगा 2। तो जो चीज़ हमें इन्होंने दी थी साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, इस केस में अगर मैं नोटिस करूं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि आंसर जो है वो हमारा निकल के आ रहा है कितना, 2। तो यहाँ पर आपका आंसर 2 निकल के आएगा। ये स्टेप्स थी इसलिए इम्प्लाइज का साइन मैं लगा रहा हूँ, तो ये आंसर निकल के आया 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। Find the diameter of a circle whose area is equal to the sum of the areas of the 2 circles of this radii। अच्छा, आपको कह रहा है वो कि आपको एक सर्कल दिया है जिसका रेडियस आपको पता है 40 सेंटीमीटर
और एक सर्कल आपको दिया है जिसका रेडियस आपको पता है 9 सेंटीमीटर। इन दोनों सर्कल्स के एरियाज को अगर मैं ऐड कर दूं तो एरिया ऑफ सर्कल C1 व्हेन एडेड विथ एरिया ऑफ सर्कल C2, तो जो वैल्यू आएगी वो इक्वल है किसकी? एक और सर्कल के एरिया की। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल C3। अभी एक और सर्कल है, ठीक है, जिसका डायामीटर आपको निकालना है, ये कैपिटल D आपको निकालना है। तो ये निकालने के लिए आपको ये इन्होंने परफॉर्म करने को बोला है। अच्छा, एरिया ऑफ C1 सर्कल अगर मैं देखूं तो पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है ना, प्लस इस सर्कल का रेडियस में R2 मान लूं तो ये हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर। इन दोनों का सम आएगा यहां पर पाई अंदर और ब्रैकेट के अंदर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। इसको अगर मैं नोटिस करूं तो पाई मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? 40 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर के साथ। तो 40 का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर ये है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये निकल के आ रही है एरिया ऑफ सर्कल C3 की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? पाई मल्टीप्लाइड विथ 40 का स्क्वायर है 1600, कितना है? 1600 प्लस 81 मतलब 1681। तो 1681 पाई ये वैल्यू निकल के आई, जो कि किसका एरिया है? एक थर्ड सर्कल का, जैसा कि क्वेश्चन में बोला है। अब हमें उस जो थर्ड सर्कल का डायामीटर निकालना है। तो उसका डायामीटर निकालने के लिए मतलब यहां पे अगर मैं R3 स्क्वायर बोलूं जिसकी वैल्यू ये दी है, डन, तो यहां पे मैं नोटिस करूंगा कि दोनों तरफ पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल का स्क्वायर ये वैल्यू आ रही है 1681। दैट मीन्स रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल विल बी रूट ऑफ 1681, क्योंकि 1600 का रूट 40 है तो 1681 का 41 होगा। ठीक है, आप चेक कर लेना, 41 होगा। तो रेडियस ऑफ द थर्ड सर्कल वुड बी 41। ये मेरा जवाब है 41 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में चल रहा है। तो आंसर क्या आया? ये आंसर नहीं है, बॉक्स में मैंने इसलिए डाला क्योंकि तुम्हें क्लियर रहे। मैं कहूंगा 41 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डायामीटर जो होता है, डायामीटर कैपिटल D जो यहाँ पे निकल के आएगा ना, कैपिटल D, वो बेसिकली तुम्हारा निकल के आएगा 2 टाइम्स, या मैं कहता हूँ डबल ऑफ द रेडियस। तो 2R3 की जो वैल्यू है उसका 2 टाइम्स, दैट मीन्स ये वैल्यू आएगी 41 इंटू 2, और 41 इंटू 2 होता है 82। तो मैं कहूँगा इसका डायामीटर का आंसर जो आया है, डायामीटर 82 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 25 को कर लिया है सॉल्व। अच्छा, इसका एक और पार्ट और है, ये देख लो। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस, ठीक है, ये क्या बोल रहा है? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, इसकी एक कॉर्ड है जो कि राइट एंगल सबटेंड कर रही है। 9th क्लास में तुमने ये वर्ड पहली बार पढ़ा था, सबटेंड। सबटेंड का मतलब कॉर्ड इसके अंदर बन रही है, और ये जो एंगल सबटेंड कर रही है वो यहाँ सेंटर से 90 डिग्री का एंगल सबटेंड हो रहा है। ये 90 डिग्री दिया है। तो अगर ये रेडियस है, ओ सर्कल का सेंटर है, ओ ए रेडियस है, तो ओ भी रेडियस ही होगा। ये 10 है तो ये भी 10 होगा। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। किसका एरिया निकालना है? माइनर सेगमेंट का। तो ये माइनर आर्क है, और कॉर्ड और माइनर आर्क के बीच वाला जो एरिया होता है वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है। इसको निकालने के लिए देखिए हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले गिवन पार्ट, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस आपको दिया है 10 सेंटीमीटर, दैट इज ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी विच इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है, ठीक है। आपको ए बी कॉर्ड दिए, ए बी इज कॉर्ड,
ठीक है। और आपसे बोला है टू फाइंड, पता करिए, क्या पता करना है, ये इन्होंने बोला है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब माइनर सेगमेंट का अगर मैं यहाँ पे नाम लिखना चाहूँ तो ये मुझे बोल रहा है BAP, एक पॉइंट इधर ले लो, मैं इस पॉइंट को बोलता हूँ P। तो इस शेडेड पार्ट का आप एरिया निकालो। ये निकालने के लिए मैं कहूँगा कि हम एक दिमाग लगाते हैं, वो सिंपल है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है ना। तो माइनर सेगमेंट कैसे निकलेगा, जब आप इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालोगे। तो एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा सेक्टर, OAPB, OAPB सेक्टर के एरिया में से आप माइनस कर दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB या BOA। और ये ट्रायंगल मुझे क्लियरली बोला है 90 डिग्री बना रहा है, मतलब राइट ट्रायंगल होगा। ये अगर मैं रूल लगा दूं तो मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। अच्छा, उसके लिए आप एरिया ऑफ सेक्टर को पहले फाइंड करिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर मुझे दिया है OAPB, OAPB। इस एरिया को निकालने के लिए θ/360 को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया के साथ, पाई आर स्क्वायर के साथ, तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करूँ तो मुझे 90 डिग्री दिए, 90/360 मल्टीप्लाइड विथ पाई की वैल्यू इन्होंने बोला है 3.14 ले लीजिए। तो पाई की वैल्यू में 3.14 को मल्टीप्लाई करता हूँ रेडियस 10 के स्क्वायर के साथ, मतलब 100 के साथ। कर लिया, नीचे 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 9 और 36 को अगर आपको काटना है तो 3 बाय यहाँ पे ये आएगा 12 और 4, तो 9 4 टाइम्स इज 36, तो ये आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाइड विथ 314, ये आएगा। अच्छा, क्या ये 4 से कट रहा है, 2 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है तो 4 से देख लेते हैं। 4 6 टाइम्स इज 24, 4 7 टाइम्स इज 28, 4 8 टाइम्स इज 32, तो 4 7 टाइम्स इज 28, 29 30 31 34, 4 6 टाइम्स, 4 7 टाइम्स, 4 8 टाइम्स इज 32 और 4 9 टाइम्स इज 36। तो एक काम करो, आप इसको 2 से छोटा कर लो। 2 2 टाइम्स 4, 2 1 टाइम्स 2, 2 5 टाइम्स 10, 2 7 टाइम्स 14। और अगर इसको 157 को आप 2 से छोटा करोगे तो ये आ जाएगा 2 7 टाइम्स इज 14, 2 8 टाइम्स इज 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया पूरे सेक्टर का आया। सेंटीमीटर में मैंने इसलिए बोला क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दिया है, तो ये मेरा एरिया ऑफ सेक्टर निकल के आ गया। डन। एक शीट ले लेता हूं, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल को माइनस करना है, तो ये शीट ले ली। देखिएगा, मुझे अब एरिया ऑफ राइट ट्राइंगल निकालना है, तो राइट ट्राइंगल निकालने के लिए हाफ मल्टीप्लाइड विथ बेस मल्टीप्लाइड विथ हाइट होगी, और यहाँ पे हाफ मल्टीप्लाइड विथ 10 मल्टीप्लाइड विथ 10 अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट मीन्स अगर मुझे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट देनी है तो आपको यहाँ पे 78 में से 78.5 में से 50 को माइनस करना होगा। पीछे देख लो, 78.5 में से 50 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कर लीजिए। यहाँ पे ये निकल के आएगा 8.5 और 7 में से 5 गए 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका जवाब निकल के आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। दैट मीन्स ये जो शेडेड पार्ट है, डन, इसका एरिया देना था, ये एरिया मैंने यहां पर दे दिया। इस प्रकार से आपने सेक्शन ए और सेक्शन बी इस वीडियो लेक्चर में खत्म कर लिया। मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर 1.5 घंटे से ज्यादा का नहीं होगा। आपको मैं कहूंगा सबसे पहले आप ये पूरी वीडियो को वॉच करें, फिर सेक्शन सी डी ई वाली वीडियो पे जाइए, ठीक है, जहां पे मैंने आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन कवर अप कराए।
तो हम मिलते हैं उस वीडियो में। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक बेस्ट कंटेंट आपको अवेलेबल करा रहा है बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा, और आपके एनुअल फंक्शंस की आपको तैयारी, एनुअल एग्जाम्स की तैयारी आपको करवा रहा है। डन। तो इस प्रकार से आप हमारे साथ जरूर बने रहिए, अपने दोस्तों की हेल्प करिए, वीडियोस को शेयर जरूर करिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि नई नई चीज़ें हम आपके लिए यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। तो आपका प्यार टीचर के मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और ये प्यार दिखाने का एक ही ज़रिया है, एक ही तरीका है, वो है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करने और लाइक करने से। बस इतना मोटिवेशन ज़रूर हमें दीजिए। हमारे बारे में अगर आपको कुछ भी जानना है तो आपके पास हमारे फ़ोन नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉल करें, हम आपको अपने बारे में बताएंगे ज़रूर। कैसे ऑफलाइन में आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, कैसे आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन में कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, आप हमसे बात करिए। डन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे इसके पार्ट 2 में मैं आपको बाकी के सेक्शन सॉल्व करवाऊंगा। पेपर 2023-2024 जो कि CBSE द्वारा रिलीज किया गया है, उस पेपर के पार्ट 2 में, ठीक है, जहां पे मैंने उसको पार्ट 2 बोला है। तो सेक्शन CDE मैं उस पार्ट 2 में कवर करूंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय एंड टेक केयर।